हेरिक्लाइटस। अब मैं आपको बताऊंगी हेरिक्लाइटस द डार्क। फायर मैंने इसलिए शो की है क्योंकि हेरिक्लाइटस का फायर से बहुत बड़ा नाता है। वो क्या रिश्ता है मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। हेरिक्लाइटस का जन्म हुआ था 535 बीसी में और उसकी मौत हुई 475 बीसी में। वो एरिस्टोक्रेसी से नाता रखता था और अमीर आदमी था, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं थी कि मैं और पैसे कमाऊं और पैसे कमा के ऐश करूं। हेरिक्लाइटस ने अपनी किताब जब खत्म की तब उसने टेम्पल ऑफ आर्टिमस में रखवाई। उसने टेम्पल ऑफ आर्टिमस में जो है वो दुनिया का 7वां अजूबा है, पुराने कदीम अजूबों में गिना जाता था। हेरिक्लाइटस के दर्शन शास्त्र को हम किस तरह से बोले ये बड़ा ही कठिन है, मुश्किल है, मगर हेरिक्लाइटस को पहले थोड़ा सा जानते हैं। हेरिक्लाइटस बहुत ही कॉन्फिडेंस किस्म का आदमी था और कुछ लोग तो उसे बोलते थे कि वो बड़ा घमंडी किस्म का आदमी है। जैसे कि हीसियोड के बारे में और पाइथागोरस के बारे में वो ये कहता था कि ये लोगों के पास नॉलेज है मगर कम नॉलेज है। और होमर के लिए तो बड़ा ही बुरा ख्याल था उसका। वो कहता था कि होमर को तो मारना चाहिए। हेरिक्लाइटस के कई नाम थे। उसको कहा जाता था हेरिक्लाइटस द डार्क, हेरिक्लाइटस द रीडल, क्योंकि वो पहेलियों में लिखता था। उसको पढ़ना बड़ा ही मुश्किल काम है और उसको समझना भी बड़ा ही मुश्किल काम है। फिर उसका एक और नाम था हेरिक्लाइटस द मोप रिवील, जो लोगों से नफरत करता हो। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने इंसान लोगों से नफरत करना शुरू कर दिया और वो पहाड़ों में जाके रहता था और उसने घास खाना शुरू कर दिया और उसको कोई परवाह नहीं थी कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और दुनिया से कोई नाता नहीं था। वो एक संत के जैसे रहता था, एक सूफी के जैसे रहता था। उसको ये भी कहते थे कि हेरिक्लाइटस द वीपिंग फिलोसोफर या हेरिक्लाइटस द डार्क। क्यों ये कहते थे वीपिंग फिलोसोफर? इसलिए कहते थे क्योंकि वो डिप्रेशन की उसको बीमारी थी। वो डिप्रेशन का शिकार था और बड़ा दुखी रहता था और बड़ी डार्क किस्म की बातें लिखता था। हेरिक्लाइटस का दर्शन शास्त्र ये था कि थैलिस, एनिक्सिमेंडर और एनिक्सिमेंस, ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ये जो पूरी दुनिया है वो सिर्फ एक ही चीज की बनी हुई है और एक ही मादा से बनी हुई है, एक ही पदार्थ से बनी हुई है। मगर ना तो वो पानी है, ना ही वो एप्रोन है और ना ही वो हवा है, बल्कि वो है आग, फायर। सब दुनिया के अंदर जो चीज बनी है और उसकी बुनियादी चीज है वो है फायर। फायर से ही पूरी दुनिया बनी हुई है। इंसान की जो आत्मा है वो आग और पानी का मिलाप है। वो ऐसे के जो इंसान नोबेल होता है, अच्छा होता है, इंसान अच्छी सोच वाला होता है, वो इंसान की जो आत्मा है वो आग से बनी हुई है। और हमारे हिंदुज्म में आग को पवित्र मानते हैं। और जो गलत इंसान है, बुरा इंसान है, उसकी आत्मा जो है वो पानी की बनी हुई है। अक्सर लोगों की जो आत्मा है वो आग और पानी के दरमियान होती है। वो ये समझता था कि आग के नतीजे में दुनिया बदलती नजर आती है। आप आग को देख रहे होगे। अगर मैं कोई चीज आग में फेंकूं, जैसे लकड़ी का कुछ हिस्सा जलकर मिट्टी बन जाएगा, राख बन जाएगा, कुछ हिस्सा जलकर हवा बन जाएगा। आग पुराने जमाने में भी समझी जाती थी कि वो पवित्र चीज है, वो चीज है, वो एक औजार है कि जिसके नतीजे में आप किसी भी एक चीज को दूसरी चीज में बदल सकते हो। इसलिए हेरिक्लाइटस का यह ख्याल था कि तमाम चीज जो है दर हकीकत वो आग की बनी हुई है। वो कहता था कि ऑल थिंग्स आर इनटू चेंज ऑफ फायर एंड फायर ऑल थिंग्स, जस्ट लाइक गुड्स फॉर गोल्ड एंड गोल्ड फॉर गुड्स। जिस तरह आप मार्केट में जाके सोना बेचकर कोई और चीज खरीद सकते हो, उसी तरह आग जो है चीज को बदलती है।
मजेदार किस्म की बात है ना। हेरिक्लाइटस ने जो दूसरा महत्व का ख्याल दिया वो एक वाक्य में, एक शब्द में बोल सकते हैं, लोगोस। लोगोस का क्या मतलब है? इतना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है, आप देखोगे कि इसका बहुत बड़ा असर हुआ इतिहास पर और फिलोसफी के इतिहास पर असर हुआ। लोगोस के शब्द का मतलब था ग्रीक में ए ग्राउंड, ए ओपिनियन, ख्याल, एक्सपेक्टेशन, ए वर्ड, शब्द, स्पीच, बोल, अकाउंट, रीजन, प्लान, फॉर्मूला, मेजर, प्रिपोजिशन, यानी कि एक आर्ग्यूमेंट। सोफिस्ट भी ये शब्द का इस्तेमाल करते थे। बाद में मैं आपको बोलूंगी कि सोफिस्ट कौन है। सोफिस्ट इस्तेमाल करते थे डिस्कोर्स के हवाले से। एरिस्टोटल ने भी इस्तेमाल किया है। एरिस्टोटल लोगोस को समझता था कि वो एक रीजन है, वो तर्क समझता था। मगर हेरिक्लाइटस लोगोस को समझता था कि एक असूल है, नियम है, बुनियादी असूल है, एक ऑर्डर ऑफ नॉलेज है। दुनिया के अंदर जो ज्ञान है उसके पीछे और उसके अंदर क्या असूल नियम है। हेरिक्लाइटस लोगोस को और गॉड के शब्द को इंटरचेंजिंग में इस्तेमाल करता था। कहीं पर वो गॉड के शब्द को इस्तेमाल करता था तो कहीं पर वो लोगस के शब्द का इस्तेमाल करता था। क्या मतलब था इस चीज से? कि वो बुनियादी चीज है, वो बुनियादी असूल है जिस पर पूरी दुनिया, पूरी कायनात चलती है। हेरिक्लाइटस कहता था कि दिस लोगोस होल्ड ऑलवेज बट ह्यूमन ऑलवेज अनएबल टू अंडरस्टैंडिंग। ये हर जगह कायम है लोगोस, मगर इंसान की जो सोच है इसको समझ नहीं पाती। हेरिक्लाइटस को नाम दिया गया है द फादर ऑफ डायलेक्टिक्स, यानी कि द्वंद्ववाद का गुरु, उस्ताद। हेरिक्लाइटस के पहले एनिक्सिमेंडर और एनिक्सिमेंस ने भी, दोनों ने डायलेक्टिक्स पर बात की थी, मगर दोनों अलग अलग नतीजे पर पहुंचे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे शेयर की है एनिक्सिमेंडर और एनिक्सिमेंस की। जैसे कि एनिक्सिमेंडर का ये ख्याल था कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज पैदा होती है वो अपने विरोध के साथ पैदा होती है और वो दोनों चीज के दरमियान लगातार जंग हो रही है। दो उल्टी चीजों के बीच या दो विरोध की चीजों में जंग चल रही है। एनिक्सिमेंस थोड़ा सा उसको बदल के बोलता है, हाँ जंग तो हो रही है मगर दो विरोध में जो टकराव है उसके नतीजे में बैलेंस हो रहा है, एक लगातार चेंज हो रहा है। तो कौन सही बोल रहा है? क्या बैलेंस है, क्या क्वांटम चेंज है, क्या रुकाव है और क्या लगातार बदल रहा है? ये एक सवाल था। क्या एनिक्सिमेंडर सही बोल रहा है, क्या एनिक्सिमेंस सही बोल रहा है? तो हेरिक्लाइटस ने इस बहस को जवाब दिया इस तरह से कि दोनों सही है और दोनों गलत है। ये कैसे हो सकता है कि दोनों सही है दोनों गलत है? उसने पहली बात तो ये कहा कि पेंट्रिया। पेंट्रिया का क्या मतलब है? पेंट्रिया जो शब्द है वो यूनान का फिक्रा है। इसका मतलब यह है कि एवरीथिंग फ्लो, हर चीज लगातार बह रही है। कहता है हेरिक्लाइटस, मोशन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल थिंग्स। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो पूरी तरह से रुकी हो, वो एग्जिट नहीं कर सकती पूरी तरह से रुकी हुई चीज, और ये नामुमकिन बात है। और यही वजह है कि एवर नेवर वाटर्स फ्लो ऑन दोस हु स्टेप इनटू द सेम रिवर। इसको बहुत तरीके से बोला गया है और एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि एवरीथिंग चेंज एंड नथिंग रिमेन स्टिल। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इनटू द सेम स्ट्रीम। वी बोथ स्टेप एंड डू नॉट स्टेप इन द सेम रिवर। वी आर एंड वी आर नॉट। इसका क्या मतलब है? यानी कि आप
एक ही नदी में कदम रखते हो और नहीं भी रखते हो, आप है भी और नहीं है भी। वही बंदा अगर उस नदी में कदम रखता है तो वो ना नदी रहेगी और ना वो बंदा। हेराक्लाइटस का मतलब ये था कि एक लम्हे में से दूसरे लम्हे में जब हम जाते हैं तो उस लम्हे में वो नदी जो के पहले थी उसका पानी अब बदल चुका होगा। जैसे पानी के अंदर आपने कदम रखा, जब आपने दूसरा कदम रखोगे वो पानी तो आगे चला गया होगा। अब जो आपने कदम रखा है, जो पानी आपको छू रहा है वो नया पानी है। दूसरे ये कि आप खुद भी बदल गए हो। एक लम्हे पहले जो पूजा थी, एक लम्हे के बाद उसके अंदर भी बदलाव आया है। मतलब ये कि इस लम्हे में मैं थी पूजा एट टाइम 1.001 और अगले लम्हे में पूजा थी एट टाइम 1.002। तो पूजा के अंदर भी छोटा सा बदलाव आया है, एक हल्का सा बदलाव आया है। ना तो वो पानी वो है और ना तो मैं वो हूं। मगर दूसरी तरफ ये देखा जाए इस मसले को और दूसरे ख्याल से देखा जाए तो ये नदी तो वही है या कोई नई नदी तो बनी नहीं है। पहले भी नदी थी, अभी भी नदी है। पहले भी मैं पूजा थी और दूसरे लम्हे में भी पूजा ही हूं। तो यानी कि मैं वही हूं, वही इंसान हूं। मगर वो एग्जैक्टली वो इंसान नहीं हूं। मैं पूजा भी हूं और मैं अब एक नई पूजा हूं। ये वही नदी है मगर अब एग्जैक्टली वो नदी नहीं है। मतलब ये कि मैं वही रुकी भी हूँ और मैं बदल भी रही हूँ। दोनों बदलाव और रुकाव एक साथ हो रहे हैं। ये जो ख्याल है कि बदलाव और रुकाव एक साथ हो रहे हैं, एक ही टाइम पर हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं कंट्राडिक्शन। ये तो कंट्राडिक्टरी वाली बात है ना, क्योंकि बदलाव और रुकाव और नदी बिल्कुल एक दूसरे के विरोध है, अपोजिट है। तो एक साथ कैसे हो रहे हैं? इसको हम कहते हैं फिलोसॉफी में कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेडिकेट। सिंपल शब्द में कहा जाए तो दो अलग चीज एक साथ हो रही है। हेराक्लाइटस को बहुत शौक था, लगभग अपनी पूरी फिलोसॉफी वो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेडिकेट में लिखता है, जिसे कहते हैं कि भगवान जो है वो दिन है रात है, भगवान ही सब है। भगवान ही भूखे, भगवान ही प्यासे, भगवान ही दोपहर है, भगवान ही शाम है। यानी कि भगवान दोनों चीज है, दिन भी है रात भी है। भगवान जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। हम भगवान को इस तरह से नहीं समझ सकते जिस तरह से हम दुनिया को समझते हैं।